नमस्कार मेरे प्यारे मित्रों, मैं अभिमन्यु कुमार स्वागत करता हूँ आपका अपने इस यूट्यूब चैनल एबी क्लासेस में। जैसा कि पहले 2 वीडियो बना चुके हैं, 2 अध्याय तक, तो इस वाले अध्याय में हम लोग देखेंगे नियोजित विकास की राजनीति। अध्याय 3 है, नियोजित विकास की राजनीति के बारे में हम लोग देखने वाले हैं। काफ़ी महत्वपूर्ण चैप्टर है। इसमें हम लोग टोटल 40 से 43 क्वेश्चन देखने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, ध्यान दीजिएगा। तो आज का पहला प्रश्न है, देखिए जैसा कि आपके सामने दिख रहा होगा। एक बात हाँ और फिर से कहना चाहेंगे, जिस तरह से दोनों वीडियो में हम लोग कुछ कुछ जो क्वेश्चन है उसका हम लोग विस्तार से वर्णन देख चुके हैं, जो जरूरी है। पहले ही बता चुके हैं दोस्तों, ज्ञान की कमी नहीं है, लेकिन जितना जरूरी क्लास 12th के लिए होना चाहिए उतना तो ज्ञान होना ही चाहिए। चलिए तो चलते हैं, भगवान का नाम लेते हैं, स्टार्ट करते हैं। बोलिए जोर से, बोलिए सरस्वती माता की जय। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहला है कि भारत में नियोजित अर्थव्यवस्था का विचार कहाँ से ग्रहण किया गया। कॉपी कलम लेके बैठिएगा, कितना सही हुआ जरूर बताइएगा। भारत में नियोजित अर्थव्यवस्था का विचार कहाँ से ग्रहण किया गया है? उत्तर होगा बॉम्बे प्लान, ये होगा। अब इसके बारे में कुछ जानते हैं, इसको नोट कीजिएगा। सबसे पहले तो नियोजित अर्थव्यवस्था है क्या, इसके बारे में तो नोट कीजिएगा कि नियोजित विकास या नियोजित अर्थव्यवस्था क्या है, इसको ध्यान में दीजिए। नियोजित विकास लेकर के डैश दीजिएगा, लिखिएगा कि नियोजित विकास का अर्थ कम से कम व्यय या खर्च द्वारा उपलब्ध साधनों का प्रयोग करते हुए पूर्व निश्चित लक्ष्य को प्राप्त करना होता है। उसे नियोजित विकास कहते हैं। चूंकि हमारा अध्याय ही नियोजित विकास पर आधारित है, इसका ऑप्शन नंबर ए सही है, तो इस पर हम लोग विचार करते हैं। ऑप्शन नंबर ए पर, ये जो ऑप्शन है आप देख रहे हैं बॉम्बे प्लान वाला, ये वाला बॉम्बे प्लान के बारे में कुछ बातें हैं, आप ध्यान में रखें कि भारत में सन 1944 में कुछ उद्योगपतियों ने मिल करके इस प्लान का शुरुआत किया, जिसे बॉम्बे प्लान कहा जाता है। चलते हैं आगे, इसमें डेट महत्वपूर्ण होगा 1944। बॉम्बे प्लान की शुरुआत कुछ उद्योगपतियों ने मिल करके 1944 में किया था। तो चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। केंद्र और राज्य संबंधों के बीच प्रमुख बाधा यानी कि प्रमुख समस्या क्या है? 4 ऑप्शन है, देखिए इसका उत्तर क्या होगा। तो इसका उत्तर होगा दोस्तों इनमें से सभी, यानी कि राज्यपाल का पद, अनुच्छेद 356, राज्यों की केंद्र के ऊपर निर्भरता। ये सारे के सारे ऑप्शन सही है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न बड़ा ही महत्वपूर्ण है, वीवीआई क्वेश्चन है। देखिए, भारत के किस भाग में मौलिक अधिकारों की चर्चा की गई है? प्रश्नों को एक बार फिर से सुनिए। संविधान के किस भाग में ध्यान दीजिएगा, संविधान के किस भाग में मौलिक अधिकारों की चर्चा की गई है? तो इसका उत्तर होगा भाग 3 में। तो मौलिक अधिकारों के बारे में कुछ हम लोग चर्चा करेंगे, जान देंगे कि मौलिक अधिकार भारतीय संविधान के भाग 3 में, जैसा कि आपका उत्तर है, वर्णित है। और यह अनुच्छेद 12 से 35 के बीच में है। जी हाँ दोस्तों, 12 से 35 के बीच में है। मौलिक अधिकारों की संख्या 6 है, ये भी आप ध्यान में रखें। मौलिक अधिकारों की संख्या 6 है। इसमें एक आप ध्यान में रखें इस बात को कि हमेशा कुछ विद्यार्थी जो होते हैं मौलिक अधिकार और मूल कर्तव्य में अंतर नहीं समझ पाते हैं। तो इसमें लिखिएगा कि मौलिक अधिकारों की संख्या 6 है और मूल कर्तव्य लिख करके डैश दीजिए। मूल कर्तव्य लिख करके डैश दीजिए या मूल अधिकार लिख करके डैश दीजिए। इसमें कुछ लिखिएगा, कुछ नोट कीजिएगा। चलिए नोट कीजिएगा, बोल रहे हैं, सावधानी पूर्वक सुनिएगा। मूल संविधान में ये जो मूल अधिकार है या मौलिक कर्तव्य है, ध्यान दीजिएगा। एक बार फिर से बोल रहे हैं, सुन लीजिए, रिपीट कर रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। हमेशा बच्चे मौलिक अधिकार और मूल कर्तव्य में अंतर समझने में बड़ा ही गड़बड़ कर देते हैं। तो फिर से बताते हैं कि मौलिक अधिकार ये भाग 3 में वर्णित है। और चौथा क्वेश्चन देखिए मौलिक अधिकार पे है, जिसकी संख्या 6 है। तो मूल कर्तव्य और मौलिक अधिकार दोनों में कुछ अंतर है। मूल कर्तव्य लिख करके डैश दीजिएगा, लिखिएगा मूल संविधान में इसका वर्णन नहीं किया गया था, इन्हें रूस के संविधान से लिया गया है। यानी मूल कर्तव्य को मौलिक अधिकार नहीं बोल रहे हैं, मूल कर्तव्य को रूस के संविधान से लिया गया है। इसे 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा सरदार
स्वर्ण सिंह समिति की अनुशंसा पे जोड़ा गया था। इतना नोट कर लिए होंगे आप, आशा करते हैं कि आपको यह काफ़ी पसंद आ रहा होगा वीडियो, तो अपने दोस्तों को भी जरूर बताएं। आगे लिखिएगा, इसे भाग 4 के क में अनुच्छेद 51 के तहत रखा गया है। इसमें कुछ और भी बातें हैं। मूल कर्तव्यों की संख्या 10 थी, परंतु इसके बाद 86वें संविधान संशोधन 2002 के तहत एक और मूल कर्तव्य जोड़ा गया, तो अब इसकी संख्या कितनी हो गई है? 11 हो गई है। भाग 3 के बारे में एक और चीज़ है कि भाग 3 को भारतीय संविधान का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। मैग्ना कार्टा कहा जाता है, VVI क्वेश्चन है, मैग्ना कार्टा कहा जाता है, इसको नोट कर लीजिएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 5 है कि निम्न में से कौन सा अनुच्छेद जीवन के अधिकार से संबंधित है? जी हाँ दोस्तों, जीवन के अधिकार से संबंधित है। उत्तर होगा अनुच्छेद 21। जी हाँ दोस्तों, इसका उत्तर होगा अनुच्छेद 21। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है कि भारत के संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को किस देश से लिया गया है? जैसा कि आप जानते हैं कि भारतीय संविधान को बनाने में किसी न किसी देश से कुछ न कुछ लिया गया है, तो उसी क्रम में एक क्वेश्चन है कि नीति निर्देशक तत्व किस देश से लिया गया है? उत्तर होगा आयरलैंड होगा दोस्तों। तो इसके बारे में हम लोग जरा विचार करते हैं कि इंग्लैंड के संविधान से क्या लिया गया है। लिया तो बहुत कुछ गया है, लेकिन परीक्षा के दृष्टिकोण से एकल नागरिकता आप लोग नोट कर लीजिएगा। एकल नागरिकता, एकल नागरिकता इंग्लैंड से लिया गया है। जबकि संयुक्त राज्य अमेरिका से मौलिक अधिकार, जिसकी चर्चा अभी हम लोग तुरंत किए हैं, मौलिक अधिकार नोट कीजिए। मौलिक अधिकार अमेरिका से लिया गया है, जबकि मूल कर्तव्य रूस से लिया गया है। मूल कर्तव्य रूस से लिया गया है। चलते हैं आगे अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है पंचशील। पंचशील निम्न में से किन दो देशों द्वारा स्वीकार किया गया? बड़ा ही VVI क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। पंचशील निम्न में से किन दो देशों द्वारा स्वीकार किया गया था? उत्तर होगा भारत और चीन। पंचशील समझौता के बारे में तो क्लास में भी काफ़ी चर्चाएं कर चुके हैं, लेकिन फिर भी यहाँ पे कुछ बात हम बताना चाहेंगे बच्चों। पंचशील समझौता तो चीन और भारत के बीच में हुआ ही, लेकिन हुआ किस लिए? तो देखिए, यहाँ पे हम एक मानचित्र बनाने का प्रयत्न करते हैं, ध्यान दीजिएगा। ये अपना भारत है और यहाँ पे एक देश है चीन, यहाँ पे ये वाला, ये चीन है। तो यहाँ पे फिर से कलर चेंज करना पड़ेगा। यहाँ पे देखिए तिब्बत वाला एरिया, यहाँ पे ये जो एरिया है तिब्बत वाला, उसके नीचे नेपाल। तो इसी एरिया को लेकर के भारत और चीन के बीच में, जैसा कि आप जानते हैं कि 1962 में युद्ध हुआ, जिसको भारत चीन युद्ध कहा गया। इसको भी नोट कर लीजिएगा। हालांकि चीन से हम लोग पहले 1954 में समझौता कर चुके थे, जिसका नाम था पंचशील समझौता। फिर भी चीन ने इस समझौते को नहीं माना और भारत पर आक्रमण कर दिया। तो इसके बारे में लिखिएगा, नोट कीजिएगा। चीन और भारत तिब्बत क्षेत्र के बीच व्यापार और समागम पर समझौता था। ये पंचशील समझौता पर आधारित था। इस पर चीन के उप विदेश मंत्री चांग हानफू, इस तरह से लिखिएगा, चांग हान फू, और भारत के राजदूत एन राघवन ने हस्ताक्षर किया था। और यह हस्ताक्षर हुआ था चीन की वाणिज्यिक राजधानी बीजिंग में। अगर आपसे क्वेश्चन पक्का पक्की डेट में पूछ दे तो इसका उत्तर होगा 29 अप्रैल, नोट कीजिए, 29 अप्रैल 1954 को पंचशील समझौता पे बीजिंग में, लिखिएगा बीजिंग में हस्ताक्षर हुआ था। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, ध्यान दीजिए। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए क्या है। क्वेश्चन नंबर 9 है कि नियोजित विकास के संबंध में कौन सा तथ्य असंगत है? चारों ऑप्शन के पढ़ करके जवाब दीजिएगा। ये सही होता है कि नहीं जरूर बताइएगा। ये थोड़ा सा कठिन प्रश्न है कि नियोजित विकास के संबंध में कौन सा तथ्य असंगत है। उत्तर होगा
डी भारी उद्योग में निरंतर वृद्धि। अगला प्रश्न है कि मिल्क मैन ऑफ इंडिया का संबंध किससे है। अब यहाँ पे मिल्क है, ये तो दूध ही होगा, उत्तर होगा दूध उत्पादन से। अच्छा, क्या आप जानते हैं कि मिल्क मैन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है? अगर आप नहीं जानते हो तो नोट कीजिएगा, वर्गीज कुरियन। जी हाँ दोस्तों, मिल्क मैन ऑफ इंडिया वर्गीज कुरियन को कहा जाता है। श्वेत क्रांति के जनक थे वर्गीज कुरियन। थोड़ा गला बज रहा है, चलिए चलते हैं आगे। तो अगला प्रश्न है 11 नंबर की सहकारी दुग्ध उत्पादन आंदोलन किस राज्य में हुआ था। अच्छा प्रश्न है ये वाला क्वेश्चन जो आप देख रहे हैं। सहकारी दुग्ध उत्पादन आंदोलन किस राज्य में हुआ था? तो इसका उत्तर होगा गुजरात। आनंद डेयरी फार्म गुजरात में, ये भी जरूर नोट कर लीजिएगा, आनंद डेयरी फार्म गुजरात में। हालांकि भूगोल में भी पढ़ना है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर कि लौह अयस्क का भंडार किस राज्य में है। लौह अयस्क का भंडार किस राज्य में है? तो 12 का उत्तर होगा बी उड़ीसा। अगला प्रश्न है कि प्रथम पंचवर्षीय योजना। एक क्वेश्चन तो आपको पंचवर्षीय योजना से रहेगा ही रहेगा, ये आप जरूर ध्यान में रखिएगा। प्रथम पंचवर्षीय योजना में किसे प्रधानता दी गई? यानी कि पहली बार जो हम लोग भारत में पंचवर्षीय योजना का शुरुआत हुआ तो उसमें किसकी प्रधानता थी, किसका? 4 में बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा। उत्तर होगा कृषि। जी हाँ दोस्तों, कृषि होगा। चौथे अगले प्रश्न की ओर देखिए, 14 नंबर क्वेश्चन ध्यान से देखिएगा। 14 नंबर क्वेश्चन है कि द्वितीय पंचवर्षीय योजना में किसे प्रधानता दी गई। अब ये तो पहले वाला था, अभी देखिए दूसरा वाला आ गया, तो इसका आंसर होगा भारी उद्योग। नोट कर लीजिएगा, दूसरे पंचवर्षीय योजना में भारी उद्योग, द्वितीय यहाँ पे अक्षर भी 2 है तो ऐसे भी याद रहेगा। द्वितीय पंचवर्षीय योजना में किसे प्रधानता दी गई दोस्तों? भारी उद्योग को। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है कि भारत द्वारा अपनाए गए अर्थव्यवस्था के संबंध में ये चारों कथनों में से कौन सा कथन सही होगा? उत्तर होगा संपूर्ण देश ने स्वागत किया। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, क्वेश्चन नंबर 16, सबको नोट करते चलिएगा। चौधरी चरण सिंह ने भारतीय अर्थव्यवस्था नियोजन में किस मुद्दे को दमदार ढंग से सरकार के पास प्रस्तुत किया? 4 ऑप्शन आपके सामने है, बताइए उत्तर क्या होगा। इसका उत्तर होगा कृषि को केंद्र में रखने की बात। आगे चलते हैं, अगला प्रश्न है, ध्यान दीजिए। नियोजन से शहरी और औद्योगिक तबके समृद्ध हो रहे हैं और इसकी कीमत किसानों और गरीब जनता को चुकानी पड़ रही है, किसने कहा था? जैसा कि पहले वाले क्लास में भी हम बताए थे, जो पॉलिटिकल साइंस का पहला चैप्टर है उसमें हमने बताया था कि एक क्वेश्चन तो आपको कथन कारक से रहेगा ही रहेगा, कथन से यानी कि किसने क्या कहा है। तो ये सब क्वेश्चन बड़ा ही महत्वपूर्ण है, नोट कर लीजिएगा। इसका उत्तर होगा चौधरी चरण सिंह। जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी चौधरी चरण सिंह। देखिए यहाँ पे 2 बार चौधरी चरण सिंह का चर्चा है, तो इन पर कुछ आप लिख लीजिए ध्यान से। 16 नंबर 17 नंबर क्वेश्चन में लिखिएगा, दोनों मिला करके डिटेल में, कि चौधरी चरण सिंह प्रधानमंत्री पद पर, लिखिए चौधरी चरण सिंह प्रधानमंत्री के पद पर 28 जुलाई, नोट कीजिए 28 जुलाई 1979 से 14 जनवरी को दही चूड़ा मनाया जाता है बिहार में, 3 संक्रांत कहते हैं उसे। और आपके राज्य में क्या कहा जाता है ये जरूर बताइएगा। तो 28 जुलाई 1979 से 14 जनवरी 1980 के बीच तक प्रधानमंत्री रहे थे। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है कि सरकार ने नव लोकतांत्रिक पहल नाम से अभियान कब चलाया? 18 का उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, 1987 से 1991 के बीच। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, क्वेश्चन नंबर 19 है, अमूल सहकारी आंदोलन को क्या कहा गया? तो इसका उत्तर होगा श्वेत क्रांति, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है कि हरित क्रांति में किस श्रेणियों के किसानों के उत्थान का उभार आया? यानी कि किस प्रकार के श्रेणी अच्छा से फला फूला, किसको ज़्यादा फायदा हुआ? उत्तर होगा मध्यम श्रेणी के किसान,
कहीं कहीं आपको उच्च श्रेणी के किसान भी मिल जाएगा। तो इसका उत्तर होगा मध्यम श्रेणी के किसान। देखिए यहाँ पे आपको हम क्लियर करना चाहते हैं, अगर ऐसा प्रश्न आए मध्यम श्रेणी और उच्च श्रेणी में, तो आप मध्यम श्रेणी ही बनाइएगा। हालांकि ऐसा ही मिलता जुलता क्वेश्चन अभी और आने वाला है, तो उस पर हम लोग विचार करेंगे। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 21, ध्यान दीजिए। क्वेश्चन नंबर 21 है कि खाद्यान्न संकट के समय भारत को विदेशी खाद्य सहायता के लिए किस पर निर्भर रहना पड़ा था? यानी कौन सा ऐसा देश था जिस समय हमारे भारत में खाद्य संकट था, हम लोगों की मदद किया था? तो उत्तर होगा इसका अमेरिका। जी हाँ दोस्तों, इसका उत्तर होगा अमेरिका, ध्यान दीजिए। अगला प्रश्न है, किस दशक में इंदिरा गांधी जन नेता के रूप में उभर कर सामने आई थी? तो इसका उत्तर होगा 22 का ए, 1970 के दशक में। जैसा कि आप जानते हैं कि इंदिरा गांधी वर्ष 1966 से, नोट कीजिए, 1966 से 1977 तक 3 बार लगातार प्रधानमंत्री बनी थी। चौथी बार यह प्रधानमंत्री, फोर्थ टाइम जो बनी, चौथी बार प्रधानमंत्री जो बनी, फोर्थ टाइम, नोट कीजिए, 1980 से 1984 तक। इनकी हत्या 31 अक्टूबर 1984 को इनके अंगरक्षक ने कर दिया, जिनका नाम था बेअंत सिंह और सतवंत सिंह। अगर आप लोगों को स्पष्ट पता चल रहा है तो नोट कर लीजिएगा, लिख भी देते हैं, बेअंत सिंह और सतवंत सिंह। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। 1950 से 1960 के बीच भारत की अर्थव्यवस्था में वृद्धि की दर क्या रहा? तो इसका उत्तर होगा 3 से 3.5। अगला प्रश्न है दोस्तों कि पूंजीवादी मॉडल में विकास का काम किसके माध्यम से होता है? तो इसका उत्तर होगा निजी बैंकों द्वारा। अगले प्रश्न को देखिए, ध्यान दीजिए। 25 नंबर क्वेश्चन है कि समाजवादी मॉडल में विकास कार्य हेतु, देखिए समाजवादी मॉडल में विकास कार्य हेतु क्या किया जाता है? तो 25 का आंसर बताइए क्या होगा? तो 25 का आंसर होगा निजी क्षेत्रों को समाप्त किया जाता है। अगला प्रश्न फिर से बॉम्बे प्लान का आ गया। देखिए बताइए कि बॉम्बे प्लान के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा बयान सही है? 26 का आंसर होगा बी, इसमें उद्योगों के ऊपर राज्य के स्वामित्व का समर्थन किया गया था। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 27। देखिए क्वेश्चन नंबर 27 है, खाद्य संकट से सबसे अधिक प्रभावित राज्य कौन सा था? उत्तर होगा बिहार। अगला प्रश्न है, तीसरी पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या थी? तीसरी पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या थी? उत्तर होगा 1961 से 66। पंचवर्षीय योजना की शुरुआत दोस्तों 1951 में हुई थी। तो लिख लीजिएगा, पहली पंचवर्षीय योजना, लिखिए पहली पंचवर्षीय योजना 1951 से, नोट कीजिए, 1951 से 1956 के बीच हुई थी। जबकि दूसरी पंचवर्षीय योजना 1956 से 1961 के बीच हुई थी। और तीसरी पंचवर्षीय योजना जो आपका क्वेश्चन है, प्रश्न है, 1961 से 1966 तक हुआ था। इसको नोट कर लीजिएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है कि भारत में हरित क्रांति के जनक कौन है? बड़ा ही आसान सवाल है। भारत में हरित क्रांति के जनक डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन को कहा जाता है। अगला प्रश्न है कि सूचना का अधिकार किस वर्ष लागू हुआ? उत्तर होगा 2005। इसमें एक इंटरेस्टिंग डेट है, देखिए इसको नोट कर लीजिएगा। जो भारत में सूचना का अधिकार अधिनियम लागू हुआ था वो हुआ था 12/11/2005। तिथि भी नोट कर लीजिएगा। अगला प्रश्न है 31 नंबर, मंडल कमीशन रिपोर्ट की सिफारिशों को किस प्रधानमंत्री ने लागू किया? मंडल कमीशन का क्वेश्चन है, तो इस सबसे पहले तो आप नोट कीजिएगा कि मंडल आयोग का गठन कब किया गया। तो ये उत्तर होगा 1979।
मंगल मंगल नहीं सॉरी मंडल आयोग का गठन 1979 में किया गया था और ये जनता पार्टी की सरकार में हुआ था। लिख लीजिए, जनता पार्टी की सरकार। जहाँ पे जरूरी है वहाँ तो बताएंगे ही। आगे है क्वेश्चन नंबर 33। क्वेश्चन नंबर 33 है, किस पंचवर्षीय योजना में गरीबी हटाओ कार्यक्रम को विशेष स्थान दिया गया? इसका उत्तर बताने से पहले हम आपको बताना चाहेंगे कि गरीबी हटाओ का नारा इंदिरा गांधी ने दिया था। इसको नोट कर लीजिएगा कि गरीबी हटाओ का नारा, इसे पूरा इसका नाम था गरीबी हटाओ देश बचाओ का नारा इंदिरा गांधी ने 1971 के आम चुनाव में दिया था। नोट कर लीजिए, 1971 के आम चुनाव में दिया था। इसका उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, 5वीं पंचवर्षीय योजना। तो देखते हैं अगला प्रश्न, यानी कि 34 नंबर क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 34 है, भारत में सहकारी, ध्यान दीजिए इसको जरा हम लोग सेट कर लेते हैं। भारत में सहकारी दूध उत्पादन का आंदोलन कहाँ शुरू हुआ? दूध से जैसे ही प्रश्न आवे तो एक ही राज्य है, गुजरात। गुजरात बनाइएगा आप लोग। अगला प्रश्न है कि भारतीय अर्थव्यवस्था को हम क्या कहेंगे? इसका उत्तर होगा मिश्रित अर्थव्यवस्था। अगला प्रश्न है कि तृतीय पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या थी? देखिए आ गया ना क्वेश्चन, तृतीय पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या थी? उत्तर होगा 1961 से 66। अगर आप सारे अध्याय के प्रश्नों को अगर आप अच्छे से नोट करके याद करेंगे तो परीक्षा में अच्छा नंबर आना निश्चित है। अगर आप वीडियो को आराम से सुनते भी हैं तो बहुत अच्छा नंबर आएगा। चलते हैं आगे। अगला प्रश्न है 37 नंबर, सन 1960 के दशक में भारत के किस राज्य में सर्वाधिक खाद्यान्न संकट उत्पन्न हुआ? तो अभी बताए थे ना, ऐसा ही क्वेश्चन था हूबहू। उत्तर होगा बिहार। अगला प्रश्न है, द्वितीय पंचवर्षीय योजना अवधि के संबंध में कौन सा तथ्य सही नहीं है? तो बताइए उत्तर क्या होगा इसका? ऑप्शन नंबर डी, कृषि उत्पादकता ने अत्यधिक जोर पकड़ लिया। अगला प्रश्न है, सन 1960 के दशक में कृषि की क्या दशा थी? कृषि की क्या दशा थी दोस्तों? उत्तर होगा सी, सामान्य रही। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 40। हम लोग टोटल 43 क्वेश्चन देखने वाले हैं। हरित क्रांति का लाभ किन्हें प्राप्त हुआ? देखिए यही हम कह रहे थे आपसे कि क्वेश्चन हरित क्रांति वाला आएगा, शायद वो 20 नंबर क्वेश्चन था। तो हरित क्रांति का लाभ किन्हें प्राप्त हुआ बताइए? उत्तर होगा धनी किसानों को। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। द्वितीय पंचवर्षीय योजना काल में बचत और निवेश की क्या स्थिति थी? उत्तर होगा इसका दोस्तों वृद्धि हुई। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 42 नंबर प्रश्न है कि भारतीय अर्थव्यवस्था को क्या कहा जाता है? अभी ऐसा ही प्रश्न आया था। उत्तर होगा मिश्रित अर्थव्यवस्था। और आज का अंतिम सवाल है, आजाद भारत की तीसरी चुनौती क्या थी? उत्तर होगा कठिन साबित हुई। तो इस तरह से करके आज हम लोग अध्याय 3 को समाप्त कर लिए हैं। वीडियो कैसा लग रहा है आपको, कैसा समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है या नहीं ये ज़रूर बताइएगा। बहुत सारे यूट्यूब में हम वीडियो देखते हैं तो उसमें पहला का बी, दूसरा का सी, इस तरह से करके बता दिया जाता है। हमें लगा कि चलो कुछ डिस्क्रिप्टिव करके देखते हैं। तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आपको यह कैसा लग रहा है, पसंद है, ना पसंद है, अच्छा लग रहा है तो ज़रूर एक प्यारा प्यारा कमेंट कीजिएगा। तो आज के लिए इतना ही, हम लोग मिलेंगे अगले चैप्टर के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।